आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो नाखून होता है उसके आसपास की स्किन में स्वेलिंग आ जाती है, लाल हो जाता है, उसमें दर्द होता है, तो एक तरह का इन्फेक्शन होता है इसमें। तो इसको हम बोलते हैं पेरोनिकिया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पेरोनिकिया क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या उपाय है और इससे कैसे बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो नाखून के पास की स्किन होती है, जो एकदम इसके पीछे और इसके साइड में, इस जगह पे अगर आपकी कोई स्वेलिंग हो जाए, वो लाल हो, उसमें दर्द हो, तो इसको हम पेरोनिकिया कहते हैं। तो ये पेरोनिकिया दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है एक्यूट पेरोनिकिया और दूसरा होता है क्रॉनिक पेरोनिकिया। एक्यूट से मतलब ये है कि वो कुछ दिनों की बीमारी है, होती है, फिर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। जबकि क्रॉनिक पेरोनिकिया मतलब ये बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है, बार बार बीमारी हो सकती है। पहले हम एक्यूट पेरोनिकिया की बात करते हैं। तो एक्यूट पेरोनिकिया जो होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया यानी स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं और उससे स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, लाल हो जाता है। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया के कारण से होता है, लेकिन कभी कभी इसमें दूसरे कीटाणु भी आ सकते हैं, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण से भी हो सकता है, कैंडिडा की जो फंगस होती है उसके कारण से भी हो सकता है। तो जो कीटाणु होते हैं वो कैसे इसमें जाते हैं? तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो आपके जो नेल होता है और नेल के साथ में जो स्किन है, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है, उसमें से कीटाणु अंदर घुस जाते हैं। तो इसलिए अगर मान लो यहाँ पे कोई चोट लग जाए, कोई खरोंच हो जाए यहाँ पे, या कोई आपकी नेल बाइटिंग की आदत हो, या फिर आपकी यहाँ पे नोचने की आदत है, तो उससे ये कीटाणु अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद में यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, उसके कारण से यहाँ पे स्वेलिंग आएगी, रेडनेस हो जाएगा, दर्द होगा और इसमें फिर पस पड़ जाता है। पस वो बाहर निकल सकता है या ज़्यादा बड़े स्वेलिंग भी बना सकता है पस की। और फिर जब पस बाहर निकल जाएगा तो वो सूख जाता है और सूखने के बाद में एक स्कैब बना देता है। कभी कभी इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर ये इन्फेक्शन आगे भी बढ़ सकता है। आगे बढ़ के हाथ में सेलुलाइटिस भी हो सकती है, या फिर जो लिम्फ नोड्स हैं इसकी जो इन्फेक्शन को रोकते हैं, है ना, जो तो वहाँ पे स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ सकती है और इसमें बुखार भी आ सकता है। तो ये तो हुआ आपके लक्षण आपके एक्यूट पेरोनिकिया के। जो क्रॉनिक पेरोनिकिया है वो डिफरेंट टाइप का है। क्रॉनिक पेरोनिकिया जो होता है उसमें सूजन तो इसमें भी इसी जगह पे होती है, नेल फोल्ड्स पे, कि जो पीछे वाला नेल फोल्ड है या साइड वाला नेल फोल्ड है, यहाँ पे सूजन आ जाती है। लेकिन एक तो इसका जो कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, इसका कारण है या तो फंगल इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के बाद में फिर वो यहाँ पे एक्जिमा बन जाता है और इसलिए कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वापस हो जाता है। एक और बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो एक्यूट पेरोनिकिया होता है वो तो क्या एक उंगली में होकर रह जाता है, ठीक हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जो क्रॉनिक पेरोनिकिया है वो एक से कई उंगलियों में हो सकता है और ये बार बार होता रहता है और ये कई दिनों तक, महीनों तक या सालों तक चल सकता है। जो क्रॉनिक पेरोनिकिया है वो किन लोगों को ज़्यादा होता है? वो उन लोगों को होता है ज़्यादा जो पानी का काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि गृहिणियाँ हैं या धोबी हैं या जो शेफ़ हैं या फिशरमैन हैं या जो डेयरी फार्मर्स हैं, जिन लोगों का पानी का काम ज़्यादा रहता है, बार बार हाथ पानी में डूबते हैं, उनके ये ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के बाद पहले इन्फेक्शन से शुरू होता है, फिर ये एक्जिमा बन जाता है। और एक और लोग ज़्यादा, जिनको ज़्यादा हो सकता है वो ये कि जिनको डायबिटीज़ होती है, उनके भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि जिनका ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है अंगुलियों के अंदर या पैरों के अंदर, पैरों के अंगुलियों के अंदर। तो जिनको ब्लड सर्कुलेशन कम होता है उनके भी ये बीमारी होने के चांसेस हैं। तो ये क्रॉनिक पेरोनिकिया ये हाथ की अंगुलियों में भी हो सकता है, पैर की अंगुलियों में भी हो सकता है, एक अंगुली में हो सकता है या बहुत सारी अंगुलियों में हो सकता है। तो अब ये तो इनके लक्षण हो गए। अब आते हैं कि, और इनका कारण मैंने आपको बता दिया, अब आते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, ट्रीटमेंट पहले तो अपन एक्यूट पेरोनिकिया की बात करते हैं। एक्यूट पेरोनिकिया ऐसी स्थिति है जहाँ पे स्वेलिंग है और दर्द भी हो रहा है, लाल भी है ये। तो अगर अपन इस पर गर्म पानी के सेक करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। सेक से आपकी स्वेलिंग भी कम होगी और दर्द भी कम होगा। तो दिन में 2-3 बार अपन गर्म पानी का सेक कर सकते हैं। फिर चूंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबैक्टीरियल क्रीम अपन लगा सकते हैं, जो म्यूपुरोसिन हो सकती है या फिसिडिक एसिड हो सकती है, या आप इसमें कोई दूसरी एंटीबायोटिक क्रीम हो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तीसरा, फिर इसमें क्रीम लगाने के बाद में फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कुछ खाने के लिए भी दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो आपको खाने के लिए भी एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती हैं, जो 5-7 दिन तक आपको लेनी पड़ सकती हैं।
इन एंटीबायोटिक से अगर आप देखते हैं काम नहीं चलता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पहुंच गया है, सेलुलाइटिस हो गई है या बॉडी में कहीं दूसरा इन्फेक्शन होता है, तो आपको अस्पताल में भी जाना पड़ सकता है और वहाँ पे आपको भर्ती रह के इंट्रावेनस दवाएं भी देनी पड़ सकती हैं। एक बात मैं दवाइयों के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं कि ये दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ये आप कभी भी स्वयं ट्रीटमेंट नहीं लें, आप अपने आप ट्रीटमेंट नहीं कराएं, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि एक्यूट पेरियोनिकिया में अगर पस ज़्यादा पड़ गया है तो हो सकता है वहाँ पे आपको चीरा लगवाना पड़े। अगर अपने आप वो फूटती नहीं है तो आपको चीरा लगवाना पड़ सकता है और चीरा लगवाने बाद फिर ड्रेसिंग हो सकती है उसके ऊपर। अब आते हैं ट्रीटमेंट क्रॉनिक पेरियोनिकिया की। क्रॉनिक पेरियोनिकिया में ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि एक तो ये है कि बार बार होने वाला इन्फेक्शन है। तो अभी तो आपको एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये जो जिनके कारण से होता है उन कारणों को आपको निवारण करना है, कि जैसे ज़्यादा पानी में हाथ नहीं देना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर डायबिटीज़ है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। क्रॉनिक पेरियोनिकिया में चूंकि एक तरह का एक्जिमा है तो थोड़ी अप्रोच हमारी बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो हमें पहले ये जांच करानी पड़ेगी कि भाई इसमें कोई कैंडिडा का इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर फंगस इन्फेक्शन है, कैंडिडा है, तो उसका हमें लोकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, एंटीफंगल लगानी पड़ेगी और साथ में खाने के लिए भी एंटीफंगल हमें आपके कैप्सूल्स या गोली देनी पड़ेगी। अब जो मेन कारण इसका जो एक्जिमा है, तो एक्जिमा के ट्रीटमेंट करने के लिए हम यहाँ पे स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं जो दिन में 2-3 बार लगानी पड़ेगी। और स्टेरॉइड के अलावा हम टेक्रोलिमस भी इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हमें खाने की दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं। बहुत रेयर केसेस में जब बहुत इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा हो और बार बार हो रहा हो तो फिर आपको कभी कदार आपको स्टेरॉइड भी देने पड़ सकते हैं खाने के लिए भी। ये दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसके अंदर ये बार बार होने वाला इन्फेक्शन है, इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, महीनों तक चल सकता है और ये सालों तक चल सकता है। ये ऐसा एक तरह का एक्जिमा है। तो इन सब से बचने के लिए अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको पेरियोनिकिया से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और इसका बचाव कैसे है। तो देखिए, बचाव तो ये है कि जो कारण होते हैं उनको अपने को निवारण करना है। इसलिए अगर जिन लोगों के काम ऐसा है कि बार बार पानी में हाथ देना पड़ता है, गीले हाथ रखने पड़ते हैं, तो उनको ग्लोव्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ग्लोव्स ऐसे होने चाहिए कि बाहर तो रबर का हो या लेटेक्स का, जो भी ग्लव्स हो, लेकिन अंदर जो कपड़े की लाइनिंग होनी चाहिए, अंदर कपड़ा होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली काम कर सकें। वैसे भी अगर कोई ऐसा काम हो जहाँ पे चोट लगने का हो तो भी आपको ग्लोव्स पहनना चाहिए। अगर आपके कोई डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी सर्कुलेशन कम है तो उसका आपको इलाज लेना चाहिए। आपको नेल बाइटिंग नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। और अगर जिनको लोगों को आदत है नोचने की, उस आदत को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नेल काटते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको डीप कट नहीं करें नेल को, है ना। और दूसरा फिर है कि आपको नेल पे हमेशा नेल ड्राई नहीं रहने चाहिए, इनके कोई न कोई मॉइस्चराइजर्स लगाते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप पेरियोनिकिया से बच सकते हैं, आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।